तो पिछला जो अपना 6 तारीख का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल के बारे में शुरुआत की थी और वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल के 17 पॉइंट्स मैंने आपको 17 स्टेजेस मैंने आपको नोट कराई थी जो है। अब मैं थोड़ा सा पहले ये जानना चाहूँगा कि हमने 17 में से कितनी स्टेप डिस्कस कर ली थी, उससे आगे अपन आज शुरू करें। तो मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि कहाँ तक है। मेरा जहाँ तक ख्याल है वाद पत्र का तैयार करना ये अपना हो गया था और उसके बाद में वाद पत्र का प्रस्तुत करना भी हो गया था। सेक्शन 15 से 21 तक जो है प्लेस ऑफ सुइंग, वाद का संचित किया जाना, धारा 26 और आदेश 4, ये भी मेरा ख्याल है अपनी चर्चा हो चुकी थी इस पॉइंट पर। और इसके बाद में था प्रतिवादी का उसको सम्मान, धारा 27 से 29 और आदेश 5, ये इसके बारे में हुआ कि नहीं, मैं ये नहीं हुआ था, प्रतिवादी को सम्मान नहीं हुआ था। चलिए तो वाद पत्र जब हमारा तैयार हो गया और न्यायालय में पेश हो गया, तो वाद पत्र तैयार हुआ, न्यायालय में पेश हो गया। आदेश 7 का नियम 9 आपने पढ़ा होगा वाद पत्र के संदर्भ में। आदेश 7 का नियम 9 क्या कहता है कि जब वाद पत्र प्रस्तुत होता है तो वादी को जितने प्रतिवादी हैं उनको सम्मन जारी करने के लिए वाद पत्र की उतनी प्रतिलिपियां पेश करना पड़ेंगी, ठीक है ना। और उसी हिसाब से आदेश 5 जो प्रतिवादी को सम्मन जारी करने के लिए उसको अपना क्या बोलते हैं आदेश का शुल्क जमा करना पड़ती है और उसके लिए आवेदन देना पड़ता है न्यायालय में। तो आदेश 5 का नियम 1 हमको सम्मन जारी करने के बारे में बताता है और धारा 27 जो है वो बताती है न्यायालय को अधिकारिता के बारे में कि जहाँ वाद सम्यक रूप से संचित हो गया आदेश 4 के अंतर्गत, वहाँ न्यायालय को ये अधिकारिता है कि प्रतिवादी के लिए सम्मन जारी करे उसकी उपस्थिति के लिए। और प्रतिवादी के लिए सम्मन जारी करेगा तो उसके साथ में सम्मन की क्या प्रक्रिया होगी तैयार करने की, वो पूरी आदेश 5 में दी गई है। आदेश 5 को अगर आप देखेंगे तो आदेश 5 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आपको मिलेगा नियम 1 से नियम 8 तक, सम्मन का जारी करना, तैयार करना, कैसे तैयार होता है सम्मन, उसके बारे में व्यवस्था बताई गई है। माने हर न्यायालय में एक आदेश का लेखक होता है, माने जो सम्मन तैयार करता है, और सम्मन का एक निर्धारित प्रारूप है। आपके CPC में लास्ट में दिए गए हैं सम्मन के प्रारूप के बारे में भी जो है। तो उस प्रारूप में सम्मन तैयार किया जाएगा और आदेश 5 के नियम 9 से लगाकर लास्ट तक जो भी आप है उसमें सारी वो प्रक्रिया बताई गई है कि उन सम्मन की तामील किस प्रकार से कराई जाएगी जो है। तो शामिली की जो सबसे बेस्ट प्रक्रिया है सम्मन जारी करने के लिए, सम्मन का प्रारूप में क्या होगा, पहले तो न्यायालय का नाम ही होगा, किस न्यायालय का सम्मन है, पक्षकारों के नाम होंगे, सम्मन किसके नाम से जारी करना। अब जैसे मान लीजिए 4 प्रतिवादी हैं, पक्षकारों के नाम में क्या है, पक्षकारों के नाम जो वाद पत्र में लिखे रहते हैं ना, वादी विरुद्ध प्रतिवादी। अब वादी 1 से अधिक है या प्रतिवादी 1 से अधिक है तो वहाँ पक्षकारों के नाम में सारे के सारे नाम वाद उसमें सम्मन में नहीं लिखे जाते। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। पहला वादी और पहला प्रतिवादी, जैसे रामलाल 2 और हैं तो रामलाल 2 अन्य, विरुद्ध श्यामलाल 2 अन्य। इस प्रकार से अपन उसमें पक्षकारों के नाम लिखेंगे, प्रकरण का क्रमांक लिखा जाएगा। वाद संचित किया, अभी पिछले उसमें लेक्चर में आपने पढ़ा आदेश 4 के अंतर्गत जब वाद रजिस्टर में दर्ज होता है तो जो रजिस्टर का क्रमांक है वो वाद पत्र पर अंकित किया जाता है, वही वाद का क्रमांक होता है। तो वो वाद का क्रमांक सम्मन पर लिखा जाएगा। उसके बाद में किस व्यक्ति के नाम से आप सम्मन जारी कर रहे हैं। अब 3 प्रतिवादी हैं तो 3 में से प्रतिवादी नंबर 1 के लिए सम्मन अलग होगा, 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा। माने तीनों प्रतिवादियों का एक सम्मन जारी नहीं होगा, तीनों के लिए अलग अलग सम्मन जारी किए जाएंगे। हर सम्मन के साथ में वाद पत्र की प्रतिलिपि अटैच होगी और वाद पत्र के साथ में अगर डॉक्यूमेंट्स भी अगर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि भी वाद पत्र के साथ में पेश की जाएगी। और ये सम्मन आदेश 5 का नियम 2 अगर आप पर देखेंगे तो आदेश 5 के नियम 2 में ये बताया गया है कि वाद पत्र सम्मन की प्रतिलिपि
संलग्न करके ही रवाना के संबंध के साथ में वादपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी। अगर संबंध की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है तब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? तो ये सीपीसी जो है, इट इज ए प्रोसीजरल लॉ, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ। तो प्रोसीजरल डिफेक्ट तो है, इरेगुलरिटी तो है, लेकिन मान लीजिए संबंध में तारीख दी गई है और संबंध के साथ में वादपत्र की प्रति अटैच नहीं है और संबंध प्रतिवादी को तामील हो गया और उसके पास में इतना समय है कि वो न्यायालय में जाके ये कह सके कि साहब मुझे संबंध मिला है लेकिन इसके साथ में वादपत्र की प्रतिलिपि नहीं है, मैं जवाब काहे का दूं? तो वहाँ वो बात, ये उसकी भी ड्यूटी कास्ट करती है। मतलब वहाँ पर वो इस आधार पर ये नहीं बच सकता कि साहब मैं अब न्यायालय में मेरे को संबंध की के साथ में वादपत्र नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है, अगर मान लीजिए कल पेशी और आज संबंध मिल रहा है और वादपत्र की प्रतिलिपि भी नहीं है तो जरूर उसको बैठी। तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि नियम 2 के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था किस समय फैटल हो सकती है केस के लिए और किस समय फैटल नहीं होगी। जो है तो वादपत्र के संबंध के साथ में वादपत्र के साथ में संबंध के साथ में वादपत्र की प्रतिलिपि जारी होती है। इसके बाद में जो प्रक्रिया बताई गई है, सबसे बेस्ट जो तामीली का तरीका है वो है व्यक्तिगत तामील। प्रतिवादी पर जहाँ तक संभव हो व्यक्तिगत तामील कराई जाएगी। बाई पोस्ट भी बात तामील, आदेश 5 का नियम 9 आप देखिएगा, उसमें 4-5 क्लॉजेज दिए गए हैं। जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी तामील कराने का है, कोरियर सेवा से भी तामील करा सकते हैं। ये अभी 2002 से जो संशोधन लागू हुए हैं उसके द्वारा ये नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत किसी भी माध्यम से माने संबंध की तामील कराई जा सकती है। एक आती है आपकी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील क्या है? नियम 20 देखिएगा आप जरा, आदेश 5 का नियम 20, उसका हेडिंग ही होगा प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील से क्या है कि जहां नॉर्मल वे में तामील नहीं हो पा रही है तो वहां प्रतिस्थापित तामील कराने का प्रावधान किया गया है। प्रतिस्थापित तामील क्या है कि वहां पर व्यक्तिगत आदेश 9 के नियम 17 से भी इसी में प्रतिस्थापित तामील का एक तरीका उसमें भी दिया गया है। केवल नाम केवल 20 को दिया गया प्रतिस्थापित तामील का, लेकिन नियम 17 जो है ना वो प्रतिस्थापित तामील का ही, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ही एक पार्ट है वो जो है। तो सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ एक चीज़ आपको थोड़ा सा मेरे को दिमाग में आ रहा है, आपको बता दूँ, यहाँ दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। हाँ, और मेरा ज़्यादातर आपको जो दे रहा हूँ दोनों, वैसे हालांकि दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करने का मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी एक सलाह ज़रूर मैं देना चाहूँगा। मैं आपके उस मीडियम को माने आपको नर्वस और निराश नहीं करना चाहता कि आप इंग्लिश मीडियम आपने क्यों लिया है। आप क्यों मैं प्रैक्टिकल अभी जो देख रहा हूँ, माने मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसका सिलेक्शन हुआ है 2021-22 में और वो सिंगरौली में पोस्टेड है सिविल जज। वो तो उसके एक दिन कोई खाली नहीं जाता जिस दिन उसका फोन ना आता हो, कोई ना कोई समस्या उसको मीडियम, वहाँ उसने पढ़ा मीडियम इंग्लिश में और वहाँ कोर्ट का वर्किंग आपको सारा हिंदी में करना है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अभी से आप अभ्यास डालिएगा कि आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत न पड़े कि हमको इस समस्या का निराकरण कैसे करना होगा जो। तो इसलिए मैं दोनों भाषाओं में ज़्यादातर बोलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं फोकस हिंदी पर इसलिए करता हूँ कि हिंदी से ही आपको ज़्यादा वास्ता पढ़ना होगा जो। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं कंडेम नहीं कर रहा, आप अपना मीडियम बना रखिए, लेकिन उसके साथ में हिंदी के अभ्यास को मत छोड़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में जैसे मान लीजिए प्रतिवादी नहीं मिला, जो आदेश का बाहर जाता है लेकर, ताला लगा हुआ है, कहाँ चला गया है पता भी नहीं लग रहा है, तो उसका एक तरीका है कि उसके जो दरवाज़ा है गेट पर, उस पर संबंध की तामील जो है वो चिपका दी जाएगी और वहाँ उसका एक पंचनामा बनाया जाएगा कि साहब यहाँ घर पर ताला लगा हुआ है, नहीं मिला है, आसपास के लोगों ने भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि कहाँ गए हैं, कब तक लौट कर आएंगे, निकट भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें उस पंचनामे में लिखते हुए जो पड़ोस के लोग हैं उनके 2 के दस्तखत कराए जाएंगे और उसके बाद में उस संबंध की तामील ड्यू प्रोसेस, दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द संबंध। तो ये संबंध के जो तामीली के तरीके हैं आदेश 5 में,
उन सम्मन के तामीली के तरीक़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा, वो तरीके आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके रहेंगे जो। अब जहाँ प्रतिवादी को सम्मन की तामील हो गई, आदेश 5 का नियम 1 आप देखें, नियम 1 में सम्मन काय किस बात के लिए जारी किया जाता है? टू अपीयर, रिप्लाई एंड फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। 3 चीजें दी गई हैं। उपस्थित होने, उपसंजात, उसमें वर्ड दिया गया है उपसंजात होना। हिंदी वालों को भी मैं बताऊंगा कि हिंदी के वर्ड भी कभी कभी इतने क्रस्ट हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी जहाँ हिंदी में कोई शब्द समझ में ना आ रहा हो तो इंग्लिश वर्जन को जरूर उसको कंसल्ट करें कि उसका उपस्थिति क्या है। अपीयरेंस माने उपस्थिति होना। हाँ, तो उपस्थित होना पहली चीज। रिप्लाई, जवाब पेश करना। जवाब काय का पेश करेगा? वादपत्र का। जो सम्मन के साथ में वादपत्र उसको भेजा गया है, वादी के जो फैक्ट्स हैं वादपत्र के, उनका क्या जवाब उसको देना है वो उसको पेश करना होगा। और लिखित कथन, लिखित, अब आप कहेंगे साहब जवाब और लिखित कथन में फ़र्क क्या है? एक चीज़ ये भी आ सकती है कि जवाब हो गया वही तो लिखित कथन, और क्या? नहीं, लिखित कथन में और एक चीज और भी चीज़ कुछ रहे हैं। आप आदेश 8 देखें, आदेश 8 में लिखित कथन के बारे में बताया गया है जो। और आदेश 8 का संभवतः नियम 2, जब देखते जाना, मैं जो बोलता हूँ उसको किताब से कन्फर्म जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, तो कभी कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको करेक्ट भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को ये क्लेम नहीं करता आज भी कि मैं सब्जेक्ट का बिल्कुल पूरी तरह से मास्टर हूँ और इस सब्जेक्ट से मेरे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, इसलिए मैं बराबर। तो आदेश 8 का नियम 2 में विशिष्टियों के बारे में क्या दिया है? नियम 2 में विशिष्टियाँ के बारे में है ना, विशिष्टियाँ कुछ देना पड़ती है। जैसे मान लीजिएगा प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र के तथ्यों का जवाब पेश किया और जवाब के साथ में वो अपनी तरफ से कुछ और भी कहना चाहता है, तो वो नियम 2 आदेश 8 का है, वो उसको परमिट करता है कि आप इसके अलावा भी, जरूरी नहीं है कि केवल जवाब तक ही सीमित रहेगा। तो इसलिए लिखित कथन जो है, जवाब के अलावा भी जो तथ्य है ना, वो सारे के सारे उस लिखित कथन के रूप में सारे आ जाते हैं। तो दोनों शब्द जो यूज किए गए हैं कि जवाब, रिप्लाई एंड रिटर्न स्टेटमेंट इफ, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी, वहाँ पर वो वर्ड शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है आदेश 5 के नियम इफ एनी है वर्ड है ना उसमें, लिखित कथन यदि कोई हो, माने लिखित कथन जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन लिखित कथन भी हो सकता है, कुछ विशिष्टियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए उन विशिष्टियों के बारे में भी वो उसमें उल्लेख कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा माने आपका रिटर्न स्टेटमेंट तैयार होगा। और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए आदेश 5 का नियम 1 और आदेश 8 का नियम 1, इन दोनों को सब पैरेलल आप देखें जरा। आदेश 5 के नियम 1 में भी दिया गया है जो सम्मन जारी किया जाएगा वो 30 दिन की अवधि का, सम्मन जो जारी किया जाएगा वो 30 दिन की अवधि का दिया जाएगा। और आदेश 8 का नियम 1 भी हमको ये कहता है कि प्रतिवादी सम्मन की तामील होने के 30 दिन के भीतर अपना लिखित कथन फाइल करेगा। दोनों को पैरेलल इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि दोनों में एक ही समान बात हुई है। तो सम्मन 30 दिन से ज़्यादा का जारी नहीं किया जाएगा, सम्मन जारी किया जाएगा, उसको तारीख पेशी है, अब जिस तारीख को उसको तामील हुआ है उससे 30 दिन की अवधि गिनी जाएगी। काय के लिए? लिखित कथन पेश करने के लिए। लेकिन उसमें एक प्रोविजन भी जोड़ा गया है आदेश 8 के नियम 1 में। भाई कभी कभी कुछ ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। 30 दिन की अवधि निकल गई, लिखित कथन उसने अपने वकील साहब से तैयार करा लिया, न्यायालय में जा रहा है पेश करने के लिए, 30 दिन की अवधि में पेश करना चाह रहा है वो, रास्ते में दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट पहुंचने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच गया। अब वहाँ हॉस्पिटल में उसको 1 महीना लग गया, या हॉस्पिटल से आके घर पे वाला स्थिति में कि 1 महीने तक वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहा। तो ऐसी अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो वह 90 दिन तक की अवधि उसमें दी गई है कि न्यायालय 90 दिन तक कंसीडर कर सकता है।
तो लिखित कथन पेश करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है वो 90 दिन कर दिया गया है। और आदेश 8 का नियम 1 जो है ये भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पहले कोई लिखित कथन को पेश करने की समय सीमा निर्धारित नहीं थी। 2002 के पहले जब चाहे जब आप वकील साहब आ रहे हैं, टाइम लेते जा रहे हैं, पेशी बढ़ती जा रही है, बेचारा वादी परेशान हो रहा है जो, तो इसलिए 30 दिन की अवधि पेश कर दी है। और कोई अपरिहार्य कारण है, कोई पर्याप्त कारण है तो 90 दिन तक पेश कर सकती है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था, आदेश 7 का नियम 14, आदेश 7 का नियम 14 3 मैंने रेफर किया था डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में वाद पत्र के साथ। ध्यान है आप लोगों को? हाँ नहीं, आदेश 7 का नियम 14 उपनियम 3 माने जिन दस्तावेजों पर वादी अपने दावे का समर्थन करता है वो डॉक्यूमेंट्स उसे अपने वाद पत्र के साथ पेश करना होंगे, अन्यथा न्यायालय की अनुमति के बिना उसके पश्चात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जाएंगे। ये आदेश 7 का 14, आदेश 7 का नियम 14 का उपनियम 3 कहता है। इसी प्रकार का पैरेलल प्रोविजन आदेश 8 के नियम 1A में देखिएगा आप जो है, आदेश 8 का नियम 1A भी वही चीज कहता है कि वाद पर लिखित कथन, प्रतिवादी जो लिखित कथन अपना पेश करता है और अपनी प्रतिरक्षा का आधार जिन दस्तावेजों को बनाना चाहता है, जिन दस्तावेजों पर उसकी प्रतिरक्षा निर्भर करती है, वे दस्तावेज उसे अपने लिखित कथन के साथ में पेश करना होंगे, वरना बाद में इनको साक्ष्य में ग्राह्य न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। तो दोनों के लिए समान प्रोविजन है। वादी को अपने डॉक्यूमेंट पेश करना होंगे वाद पत्र के साथ और प्रतिवादी को पेश करना होंगे अपने लिखित कथन के पास। अब एक चीज़ यहाँ और इसी रेफरेंस में आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको पहले ही दिन बताया है मैंने कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हटके है। एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा कि एक धारा 2, धारा 3, धारा 4 जहाँ जिससे रिलेशन है उस रिलेशन के साथ आपका अभी जिस प्रकार का चल रहा हो, आप उस चीज़ को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको उससे कंपेयर करने की कोशिश मत करने लग जाना। ये बात ध्यान रखना जो है, क्या वहाँ जो पढ़ा रहे हैं आपके जो भी शिक्षक आपके, उनको पढ़ाने दीजिएगा और वो अपने तरीके से जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ते जाइएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, माने वो किताब की चीज़ बता रहे हैं वो भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल चीज़ आपको आगे काम आएगी वो भी ज़रूरी है। इसलिए दोनों को पैरेलल रखिएगा, एक के सामने दूसरे को इग्नोर मत करिएगा, ये ध्यान रखना। हाँ तो आदेश 7 का नियम 14(3), आदेश 8 का नियम 1A और इसके साथ ही देखिएगा आदेश 13 का नियम 1। आपकी ट्रायल में मैंने लिखाया है इसको। आदेश 13 का जो नियम 1 है आपका ट्रायल सीरियल नंबर 9 पर उसको मैंने दर्ज कराया है। दस्तावेजों का पेश करना, मैंने जो पिछले 17 पॉइंट लिखाए हैं उसमें 9वें नंबर का पॉइंट है, दस्तावेजों का पेश करना, परिवर्तित करना और उनका वापस करना। तो दस्तावेजों का पेश करना आदेश 13, केवल इतना आप भी यहाँ रेफर कर रहे हैं उसमें कि आदेश 13 का नियम एक भी कहता है कि दस्तावेज दोनों पक्षकारों को पेश करना पड़ेंगे ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यू, विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पहले। अब आपके दस्तावेज पेश करने के संदर्भ में आपको 3 प्रावधान हो गए। आदेश 7 14(3) भी कहता है दस्तावेज पेश करने का, वो वादी के लिए है। आदेश 8 नियम 1A कहता है दस्तावेज पेश करने के लिए लिखित कथन के साथ प्रतिवादी के लिए है। और आदेश 13 का नियम 1 वो दोनों पक्षों को कहता है। आदेश 13 में जो वर्ड है वो दोनों पक्ष के लिए है, माने जो है कि दोनों ही पक्ष जो है। अब यहाँ पर एक वर्ड खास जुड़ा हुआ है, मूल दस्तावेज। आदेश 7 के नियम 14(3) में मूल शब्द नहीं है, ओरिजिनल वर्ड नहीं है वहाँ। आदेश 8 के नियम 1 में भी ओरिजिनल वर्ड नहीं है वहाँ, लेकिन यहाँ आदेश 13 में ओरिजिनल वर्ड है। अब इससे क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे हम कि आदेश 7 के अंतर्गत वाद पत्र के साथ या आदेश 8 के अंतर्गत लिखित कथन के साथ जो दस्तावेज हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। वो दस्तावेज किस प्रकार के होते हैं? अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी वाइवा में, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने
जब आप अपनी मेहनत की सफलता प्राप्त करके मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में इसी प्रकार से घुमाया जाता है कि आपको पैरेलल प्रोविजन सबको ध्यान में है कि नहीं है जो है। तो अब यहाँ पर हो गया कि आदेश 7 के साथ में प्रतिलिपि पेश हो सकती हैं, आदेश 8 के साथ में भी प्रतिलिपि पेश हो सकती हैं, लेकिन आदेश 13 में मूल दस्तावेज दोनों पक्षों को पेश करना होंगे। तो ये हो गया आपका प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन पेश करना। अब लिखित कथन में आदेश 8 में जवाब हो गया, लिखित कथन हो गया। आदेश 8 के जो नियम 1 से 2, 3, 4, 5 इनको थोड़ा सा स्पेसिफिकली और देख लीजिएगा कि डिनाइल कैसे होना चाहिए। वादपत्र के सभी तथ्य का आप ऐसे माने संदिग्ध रूप से आप उसको वो मन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिएगा पैरा नंबर 1 में 4-5 फैक्ट वादी ने दिए हैं, तो जवाब में ये नहीं कह सकते कि पैरा नंबर 1 के तथ्य अस्वीकार हैं। क्या लिखा जाएगा? पैरा नंबर 1 में जो 3 फैक्ट दिए गए हैं हर फैक्ट को लिखा जाएगा, ये फैक्ट भी इनकार है, ये फैक्ट भी इनकार है, ये फैक्ट भी इनकार है। तो उसका जवाब जो होना चाहिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए हर फैक्ट का। और अगर मान लीजिए स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है तो वो उसको स्वीकार किया गया माना जाएगा। अब तथ्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो स्वीकृत और एक अविवादित। अगर जजमेंट राइटिंग पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट यहाँ रहा हो, अगर मेरे क्लास में अगर किसी ने पढ़ा हो, है कोई ऐसा जिसने जजमेंट राइटिंग की मेरी क्लास अटेंड की है, तो वहाँ भी मैंने नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर आएगा, क्लास आएगी, चिंता मत पालिएगा जो है। तो स्वीकृत तथ्य क्या है और अविवादित तथ्य क्या है? वाद पत्र में वादी ने कोई एक तथ्य लिखा और प्रतिवादी ने उस तथ्य को स्पेसिफिक रूप से स्वीकार कर लिया, तो ये तो क्या कहलाएगा? स्वीकृत तथ्य। पद क्रमांक 1 का ये तथ्य स्वीकार है, लेकिन पद क्रमांक 1 के उस तथ्य के बारे में न तो उसने स्वीकार किया है और न उसने अस्वीकार किया है। भाई स्वीकार नहीं किया है तो अब अस्वीकार करना लिखो। माने जो आदेश 8 के जो नियम कहते हैं वो यही कहते हैं कि या तो आप स्वीकार करो, नहीं तो अस्वीकार स्पेसिफिक रूप से लिखो कि हमको स्वीकार नहीं है। तो न तो स्वीकार किया है और न अस्वीकार किया है, तो ये कैसा तथ्य कहलाएगा? इट इज नोन एज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। इसको हम कहते हैं अविवादित तथ्य। माने उसने स्वीकार तो नहीं किया लेकिन विवादित भी नहीं किया उसको। तो इस प्रकार से माने जो आदेश 8 के जो प्रोविजन हैं उनके नियम 5 तक के किस प्रकार से रिप्लाई पेश होना चाहिए वो नियम 5 तक उसमें बताते हैं। आदेश 8 में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो है आपका नियम 6 और नियम 6A से शायद 6H तक है कि I तक है, जरा देखना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ 6G तक है। तो आदेश 8 का नियम 6 सेट ऑफ के बारे में कहता है, मुजरा। ना व्हाट इज सेट ऑफ? वादी ने प्रतिवादी से 5,000 रुपये उधार लिए और वादी किसान है, उसने फसल पर 2 कुंटल गेहूँ उसको दिया। प्रतिवादी ने कहा मेरे को 2 कुंटल गेहूँ दे दो, उसने 2 कुंटल गेहूँ का पैसा नहीं दिया। ये अभी 5,000 रुपये अभी वापस नहीं किए हैं। मान लीजिएगा कि प्रतिवादी अगर वादी अगर प्रतिवादी के खिलाफ अगर दावा लेकर आता है रुपए की वसूली के लिए कि साहब 5,000 रुपये मेरे को इससे चाहिए, इसने उधार लिए हैं, तो वहाँ पर प्रतिवादी ये कह सकता है कि साहब 5,000 रुपये मैंने लिए हैं, ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने 2 कुंटल गेहूँ जिसको दिए हैं उसकी कीमत 3,000 रुपये है, वो इसमें से समायोजित किया, एडजस्ट की जाए। दिस इज नोन एज सेट ऑफ। सेट ऑफ माने का मतलब क्या है? उसकी भाषा अगर आप देखें आदेश 8 के नियम 6 की, माने वादी के दावे के विरुद्ध जहां प्रतिवादी का भी कोई दावा स्टैंड कर रहा है
लेकिन ये कहाँ लागू होगा, इसमें एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, धन संबंधी वाद में स्टार्टिंग में दिया गया है। माने मुजरा जो है, सेट ऑफ जो है, वो कहाँ क्लेम हो सकता है, केवल धन संबंधी वाद। अब धन संबंधी वाद कौन से हो सकते हैं? मेरे को जहाँ तक ख्याल है, जिस समय आदेश 4 के अंतर्गत मैंने आपको वाद संस्थित करने के बारे में बताया था कि रजिस्टर में ये नंबर दर्ज किया जाता है, उस समय मैंने ये बताया था कि 2 तरीके के दावे होते हैं, एक ए सूट, एक बी सूट है, बताया था, है, ध्यान है। तो ए सूट माने बी सूट जो रहता है वो मनी सूट कहलाता है। और उस समय भी मैंने शायद स्पष्ट किया था इस चीज़ को कि मनी सूट कौन सा होगा। मनी सूट वो है जो पैसा उधार लिया गया और उसकी वसूली के लिए दावा पेश किया गया है, वो मनी सूट होगा। लेकिन मनी सूट माने जैसे मान लीजिएगा डिफेमेशन की क्षतिपूर्ति के लिए किसी ने दावा पेश किया, या ए ने बी की कार डैमेज की, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सिर्फ दावा पेश किया, तो क्षतिपूर्ति भी धन के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन ये धन संबंधी बात नहीं होगा, ये ए सूट के अंतर्गत आएगा। तो इन चीज़ में ध्यान रखिएगा कि ए सूट और बी सूट में डिफरेंस कहाँ होता है जो है। तो ये जो मुजरा का जो आपका है, सेट ऑफ का जो प्रोविजन है, वो कहाँ लागू होगा, केवल मनी सूट्स में। और इसमें भी कुछ जो लिमिटेशंस दी गई हैं, जो मुजरे की राशि है जिस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना चाहिए। एक शब्द और इसमें यूज किया गया है, विधि द्वारा वसूली योग्य, विधिवत वसूली योग्य है। कोई ऐसा सुन, हाँ, विधिवत वसूली योग्य। विधिवत वसूली योग्य से तात्पर्य क्या है? मान लीजिएगा ए ने तो पैसा उधार दिया है, उसने बिल्ड इन लिमिटेशन। विधिवत से तात्पर्य क्या है? इट शुड नॉट बी टाइम बार्ड। जो पैसा प्रतिवादी को वादी से लेना है वो पैसा टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। 10 साल पहले उसने 2 कुंटल गेहूं दिए थे और बोले आज उसमें मुजरा करा दो, नहीं होगा। क्यों? दैट हैज बीन टाइम बार्ड। तो इसलिए विधि द्वारा वसूली योग्य होना चाहिए, विधिवत टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके मुजरे के अंतर्गत आ जाती हैं जो है। अब मुजरे में एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी, आदेश 20 का नियम 19 जरा देखो। आदेश 20 का नियम 19, नियम 19 का सब क्लॉज 3 देखना, सब रूल 3। माने आदेश 19 का, वो आदेश 20 का नियम 19 जो है, माने मुजरे के संबंध डिग्री किस प्रकार से तैयार की जाएगी उस बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसका 19 का जो उपनियम 3 कहता है कि मुजरे के संदर्भ में डिग्री जो बनाई जाएगी वो मुजरा चाहे आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत हो या अन्यथा, है उसमें वर्ड। तो ये क्या शो करता है? आदेश 8 आदेश 8 नियम 6 तो हमने पढ़ लिया, वहां मुजरा शब्द दिया गया है। अब अन्यथा से तात्पर्य क्या है कि आदेश 8 नियम 6 के अलावा भी अन्य प्रकार का कोई मुजरा हो सकता है। अब वहां पर ये चीज हमको कहां लाती है? ये लाती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ का सेट ऑफ, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेट ऑफ। मुजरे के 2 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया विधि वैधानिक मुजरा, लीगल सेट ऑफ जैसे हम कहते हैं, और दूसरा हो गया इक्विटेबल मुआवजा, जो अन्यथा वाला, जो अन्यथा वाला है उसको हम कहते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ या साम्यिक मुजरा। हिंदी में कहेंगे उसको साम्यिक मुजरा और इंग्लिश में उसको बोलेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होगा इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे कंटिन्यूस लेक्चर दिए हैं, कभी मैंने दिक्कत नहीं आई है, लेकिन समय की परिस्थितियां जो है ना वो मुझको मजबूर कर रही हैं वाले जो क्या माने मेरी इच्छा जो है ना
उनके विपरीत माने मेरे को चलना पड़ रहा है। नहीं चाहता कि बीच बीच में रोक के माने आप लोगों को वो करूँ मैं। तो इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ होता है? देखिए कि सपोज करिएगा ए ने बी के साथ में कॉन्टैक्ट किया कि 500 रुपये प्रति टीन के हिसाब से 10 टीन घी ए जो है वो बी को देगा। 1 महीने के अंदर घी की सप्लाई की जाएगी और सप्लाई 10 टीन की होने के बाद में वो पैसा अदा कर देगा। आ गई प्रॉब्लम समझ में? उसने 5 टीन घी तो भेज दिया, अभी पैसे कब आना है? जब बाकी का 5 जाएगा तब। अभी 5 टीन के पैसे नहीं दिए, तब तक घी का भाव बढ़ गया, 500 रुपये के बजाय 600 रुपये टीन हो गया। तो बाकी के 500 रुपये 5 टीन जो बचे हैं उन पर 500 रुपये का फर्क पड़ेगा। अब ए ने उस भाव बढ़ने के कारण वो 5 टीन घी नहीं भेजा, बी ने वो 5 टीन घी जो माल ले लिया है उसका पैसा भी नहीं दिया। ए ने दावा लगाया कि सब 5 टीन घी दिया है, पैसा नहीं दिया इसने। तो बी ये कहता है कि बोल ठीक है साहब 5 टीन घी तो मैंने लिया है, पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे अभी 5 टीन और लेना है, ये कॉन्ट्रैक्ट, और उस 5 टीन पे 500 रुपये का मुनाफा जो होने जा रहा है वो मुनाफा मुझे मिलना चाहिए, वो इसमें एडजस्ट किया जाए। दिस इज इक्विटेबल सेट ऑफ। आगे बात समझो। इक्विटेबल सेट ऑफ माने क्या कि जो 500 रुपये का उसको फायदा, अगर मान लीजिए वो 5 टीन भी उसको पहुंच जाता तो फायदा किसको होता? बी को होता। लेकिन ए ने वो नहीं भेजा तो 500 रुपये का फायदा ए पा रहा है, तो वो 500 रुपये का फायदा जो मेरे माल का जो पा रहा है, दैट इज नोन एज द इक्विटेबल सेट ऑफ। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ सेट ऑफ, वन इज लीगल सेट ऑफ एंड अनदर इज इक्विटेबल सेट ऑफ। तो अन्यथा वाला जो दिया है ये कहाँ से निकल के आया? वहाँ से निकल के आया कि आदेश 20 का जो नियम 19 कहता है कि मुद्रा चाहे आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत हो और चाहे अन्यथा। तो अन्यथा वाक्य का तात्पर्य है कि एक लीगल सेट ऑफ जो आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर विधिपूर्ण वसूली योग्य शब्द दिया है तो वो लीगल है। अगर वहाँ विधिपूर्ण वसूली योग्य नहीं है तो वो नहीं किया जा सकता। तो ये आपके 2 प्रकार के सेट ऑफ हो जाते हैं। तीसरा टाइप आपका आता है ऑर्डर रूल 6A से और 6G तक के बीच में, काउंटर क्लेम जिसको हम कहते हैं। माने लिखित कथन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? रिप्लाई तो होगा ही, माने लिखित कथन की खास चीज़ें जो है ना वही आदेश 5 में नियम 1 में जो मैंने आपको बताया, जवाब लिखित कथन यदि कोई हो। तो यदि कोई हो मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि हर केस में मुद्रा हो, जरूरी नहीं है हर केस में काउंटर क्लेम हो, लेकिन अगर कोई काउंटर क्लेम है, अगर कोई सेट ऑफ है तो प्रतिवादी अलग से दावा पेश करने के बजाय बाजी के दावे में ही अपनी इन चीज़ों की मांग कर सकता है। अब काउंटर क्लेम क्या होता है? वादी ने जिस अधिकार की मांग अपने दावे में की है, वादी के उस अधिकार के विरुद्ध जब प्रतिवादी अपने अधिकार की मांग करता है, दैट इज नोन एज काउंटर क्लेम। वादी एक दावा लेकर आता है प्रतिवादी के खिलाफ कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे पिताजी से मुझे उत्तराधिकार में जो मिली हुई है, प्रतिवादी ने मुझे इस पर से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया, डिस्पोजिस कर दिया। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजीशन, कब्जे के लिए और स्वत्व घोषणा के लिए। मीन्स प्रॉफिट भी ले सकता है उसमें, संपत्ति का उसने उपयोग किया है। जैसे वाले एग्रीकल्चर लैंड है, फसल ले रहा है, तो वहाँ पर मीन्स प्रॉफिट भी मांग सकता है वो जो है। प्रतिवादी के पास में जब नोटिस पहुँचता है, वाद पत्र की प्रतिलिपि पहुँचती है, तो प्रतिवादी अपना लिखित कथन लेकर आता है, बोले साहब इसके पिताजी की ज़मीन थी, ये बात सही है, लेकिन इसके पिताजी अपने जीवन काल में ही ये ज़मीन मुझे बेच गए थे और ये मेरे पास में सील्ड डीड है, और उसी विक्रय के समय मैंने इससे अदालत में दिया था। दिस इज काउंटर क्लेम। माने वादी ने उस जमीन पर अपने स्वत्व का अधिकार बताया, उसी जमीन पर प्रतिवादी अपने स्वत्व का अधिकार बता रहा है। तो वादी के अधिकार के प्रति विरुद्ध जहां प्रतिवादी अपने अधिकार को बताता है, दैट इज नोन एज काउंटर क्लेम।
तो काउंटर क्लेम की जो प्रोविज़न है नियम 6A से 6G के बीच में बताए गए हैं। काउंटर क्लेम की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जैसे मान लीजिए बाजी ने जो दावा, यही जो मैंने आपके सेकंड एग्जांपल जो दिया है, इस एग्जांपल में जब बाजी ने ये देखा कि मेरे दावे में कोई दम नहीं है, तो उसने आना ही बंद कर दिया। अब जो आना बंद कर दिया, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आदेश 9 का नियम 8, आदेश 9 का नियम 8, माने ये रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो मेरा उदाहरण जो आपको दे रहा हूँ, वो उदाहरण आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आदेश 9 का नियम 8 क्या कह रहा है, जहाँ प्रतिवादी उपस्थित है और बादी अनुपस्थित है, तो बादी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। केवल इस रेफरेंस के लिए दिया, आगे और कुछ नहीं। अभी 9 आदेश 9 पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो बादी का जब दावा खारिज हो गया, अब प्रतिवादी ने अपना काउंटर क्लेम काय में पेश किया है, बादी के दावे में ही पेश किया है ना, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में काउंटर क्लेम बादी के दावे में पेश किया है। अब बादी का दावा खारिज हो गया, तो क्या प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज हो जाएगा? नहीं। आई थिंक इट इज 6D, जहाँ तक मेरा ख्याल है, देख लेना, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं है, आई एम श्योर। 6D में जहाँ जो बताया गया, हाँ 6D है ना, कि जब बाजी का दावा खारिज हो भी गया है ना, तो प्रतिवादी का दावा जो है काउंटर क्लेम का वो कंटिन्यू रहेगा, उसके कारण बादी का दावा खारिज नहीं होगा जो है। और उसके अलावा क्या है कि जहाँ प्रतिवादी का दावा चलता रहेगा, वह बादी के विरुद्ध भी डिग्री हो सकती है। जो बादी भले ही अनुपस्थित हो गया हो, बादी का दावा भले ही खारिज हो गया हो, लेकिन यहाँ अब ये क्या बताता है हमको, सेट ऑफ भी और काउंटर क्लेम भी। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम आर नथिंग बट दे आर द प्लेंट फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, माने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र है, वो जो है प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत का सूट है, वो जो है बादी का दावा जो है, बादी के दावे के विरुद्ध प्रति दावा है वो जो है। तो इसलिए दैट इज एन इंडिपेंडेंट सूट, माने वो उससे अटैच नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है। अगर वो खारिज भी हो जाता है तो प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज नहीं होगा जो है। तो आदेश 8 में इतना आप देख लीजिएगा आप, उनके 6-7 जो प्रोविजन है, खास चीज़ बात उसमें यही है कि उसका इफेक्ट क्या रहता है। इसके बाद में आदेश 8 में नियम 10 जो है लास्ट में जो दिया गया है, अगर मान लीजिए प्रतिवादी जवाब दावा पेश नहीं कर रहा है या जवाब दावा पेश करने में अगर विलंब कर रहा है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि बादी के वाद पत्र के आधार पर वो निर्णय पारित कर सकता है। आदेश 8 का नियम 10 प्रतिवादी को जवाब दावा पेश न करने की क्यों कर सकता है, क्योंकि आदेश 8 का नियम 1 से 5 के बीच में जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया है कि जिन तथ्यों को प्रतिवादी ने अस्वीकार नहीं किया है या जिनको इनकार नहीं किया है या जिनका कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो वो क्या स्वीकार किए गए माने जाएंगे। तो जहाँ प्रतिवादी का कोई जवाब दावा ही नहीं आया, उसने वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि बादी को अब क्या प्रमाणित करना है, बादी का फैक्ट प्रूफ है। और अब तो क्या है, वाद पत्र में आदेश 6 का नियम 15 सत्यापन के बारे में बताता है। आदेश 6 का नियम 15 बताता है सत्यापन के बारे में, कि वाद पत्र का सत्यापन किया जाता है। तो सत्यापन और उसके साथ अभी 2002 में जो संशोधन हुए हैं, उसमें जैसा कि हमने धारा 26 और आदेश 4 में पढ़ा, शपथ पत्र भी पेश होता है वाद पत्र के साथ में। तो जहाँ बादी का वाद पत्र शपथ पत्र से भी समर्थित है, सत्यापित भी किया गया है, प्रतिवादी ने उसको डिनाई नहीं किया है, तो न्यायालय को यह अधिकार है आदेश 8 नियम 10 के अंतर्गत कि वो निर्णय पारित उन आधारों पर कर सकता है। बाकी प्रैक्टिकली करना नहीं चाहिए और न किया जाता है। फिर भी बादी की एक्सपर्ट, बादी नहीं आया, प्रतिवादी को जरूरी नहीं है, बादी को साक्ष्य अपने फैक्ट को न्यायालय, इट इज ए डिस्कशन, माने मैंडेटरी नहीं है। आदेश 8 नियम 10 का प्रोविजन जो है ना, कर सकता है, करेगा वाला वर्ड नहीं है, सेल्फ प्रोनाउंस दी जजमेंट नहीं है, मी प्रोनाउंस दी जजमेंट।
तो वहाँ न्यायालय चाहे तो डिस्कशन है, वादी को अपना प्रकरण प्रमाणित करने के लिए भी कह सकता है। तो ये आपका हो गया प्रतिवादी का लिखित कथन हो गया, उसका प्रतिदावा काउंटर क्लेम मुद्रा। इसके बाद में आपका जो 6th आपका क्लॉज है, 6वां पॉइंट, पक्षकारों की उपस्थिति एवं उनकी अनुपस्थिति का परिणाम। इसके संदर्भ में आपको मैंने आदेश 9 और आदेश 3 के प्रावधान मैंने बताए हैं इस संदर्भ में। इस हेडिंग से आदेश 9 पे संभवतः यही हेडिंग पड़ा हुआ है। आदेश 9 का हेडिंग यही है, पक्षकारों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का परिणाम। अब आप कहेंगे कि वादी न्यायालय के समक्ष आया तब तो वाद पत्र पेश हुआ, प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष आया तब तो लिखित कथन पेश हुआ, दोनों पक्षकार उपस्थित तो हो गए। अब उपस्थिति का क्या मतलब है आदेश 9 में? जहां दोनों पक्ष उपस्थित हो गए तो अब कौन सी उपस्थिति होनी है? तो आदेश 9 का नियम 1 पढ़िएगा जरा आप। इसमें आदेश 9 का नियम 1 ये बताता है कि प्रतिवादी के लिए जारी किए गए संबंध में जो तारीख नियत की गई है उसमें दोनों ही पक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्लीडर के माध्यम से या अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे न्यायालय के समक्ष। तो संबंध में जो तारीख नियत है उस दिन दोनों पक्ष एक साथ न आए हुए हैं। अभी दोनों आए हैं लेकिन अपने अपने टाइम पर आए हैं। एक पहले आ गया, जवाब बाद पत्र पेश कर गया, दोबारा से उसकी संबंध की तामील हुई तो अपना जवाब दावा पेश कर गया, लिखित कथन पेश कर गया। तो आदेश 9 के नियम 1 के अनुसार दोनों पक्ष उस तारीख को एक साथ उपस्थित होंगे और अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके परिणाम नियम 2 से और आगे नियम 14 तक में बताए गए हैं हमारे जवाब। अब यहाँ पर आदेश 3 का क्या रेफरेंस है जो मैंने आपको लिखाया है। आदेश 3 में आप देखें संभवतः 4 नियम हैं उसमें। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होगा, प्लीडर कौन होगा, प्लीडर की नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें आदेश 3 में बताई गई हैं। तो आदेश 3 का आदेश 9 के संदर्भ में उपयोग क्या है? क्या आदेश 9 का नियम 1 जो कहता है कि दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से जहां हैं वहां तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां अपने अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर के द्वारा अगर उपस्थित होना है तो अभिकर्ता कौन होगा इसकी जानकारी आपको नियम आदेश 3 में मिलेगी। और प्लीडर कौन होगा, प्लीडर की नियुक्ति कैसे की जाए, प्लीडर की नियुक्ति के बारे में संभवतः आदेश 3 के नियम 4 में प्रावधान दिया गया है, उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया कि प्लीडर को नियुक्त कैसे किया जाएगा। तो वो सारी व्यवस्था के अनुसार अगर प्लीडर नियुक्त है तो ही उसको वैधानिक रूप से उपस्थिति उसकी मानी जाएगी। और मान्यता प्राप्त अभिकर्ता संभवतः नियम 2 में दिया गया है। नियम 2 में है कि नियम 3 में? दोनों ही है ना। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता माने पावर ऑफ अटॉर्नी पर या अन्य किसी प्रकार से उसको अथराइज किया गया है। माने ए ने कोई दावा पेश करना है लेकिन ए इस स्थिति में नहीं है कि वो न्यायालय के समक्ष जा सके, तो वो अपना किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होगा इसके लिए आपको आदेश 3 देखना पड़ेगा। प्लीडर कौन होगा, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये आपको आदेश 3। तो ये हो गया आपका आदेश 9 का नियम 1 और नियम 1 के रेफरेंस में ही आपका आदेश 3। अब इसके बाद में आगे जो परिणाम वाली स्थिति दी गई है आदेश 9 में, माने नियम 1 ने बता दिया पक्षकारों की उपस्थिति किस प्रकार से होगी, कब होगी। अगर मान लीजिए वो आदेश 9 के नियम 1 का पालन नहीं करते हैं तब उसका परिणाम क्या होगा, ये आपको नियम 2 से आगे देखने को मिलेगा। तो नियम 2 में बताया गया है कि जहां प्रतिवादी की तामील यदि वादी के किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है,
और ये डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिव। आदेश 7 नियम 9 में जैसा मैंने बताया ना, वाद पत्र की प्रति भी पेश करेगा, उसके लिए प्रोसेस फीस जमा करेगा। तलवाना माने इसको प्रोसेस शुल्क कहते हैं, फीस, फॉर्म उसका आवेदन वो जमा नहीं किया है, जब जमा ही नहीं किया सम्मन जारी, या एड्रेस गलत लिख दिया, प्रतिवादी की तामील नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य ये नियम 2 ये कहता है कि जहां वादी का कोई ऐसी गलती है जिसके कारण प्रतिवादी की तामील नहीं हो रही है, तो वादी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। और नियम 3 ये बताता है कि जहां दोनों ही पक्ष अनुपस्थित हैं। अब ये उपस्थिति अनुपस्थिति किस तारीख की है? वो तारीख जो सम्मन में लिखी हुई है नियम 1 के अंतर्गत, उस तारीख की चर्चा है सारी ये चीजें जो, ठीक है ना। इसी रेफरेंस में आप आदेश 17 का नियम 2 जरा और देखिए। माने आदेश 9 के जो प्रावधान है, आदेश 9 के प्रावधान लागू कब होंगे? ऑन द डेट गिवन इन दी सम्मन। सम्मन में जो तारीख दी गई है उस तारीख पर पक्षकारों की उपस्थिति के संदर्भ में वो प्रावधान है। लेकिन मान लीजिए उस तारीख पर तो उपस्थित हैं, लेकिन आगे किसी तारीख पर मान लीजिए नहीं वो उपस्थित हैं, तो आदेश 17 का नियम 2, 17 के नियम 1 में है स्थगन के बारे में। माने अगर किसी कारण से कोई तारीख बढ़ा दी गई है, पहली पेशी पर तो उपस्थित हो गया, उपस्थित होने के बाद में मान लीजिए उसने कोई कार्रवाई कुछ दिन होना है वो नहीं हुई, किसी कारण से उसने एडजॉर्नमेंट मांगा, एडजॉर्नमेंट उसको मिला, तो एडजॉर्नमेंट मिलने के बाद अगर उस तारीख पर उपस्थित रहा, तो आदेश 17 का नियम 2 ये कहता है कि जहां स्थगित तारीख पर अगर पक्षकार उपस्थित नहीं है तो आदेश 9 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो प्रावधान वही है, वहां भी कार्रवाई उसी प्रकार से की जाएगी। अगर वादी हाजिर नहीं है तो दावा खारिज हो जाएगा, प्रतिवादी हाजिर नहीं है तो उसका डिफेंस खत्म हो जाएगा आगे की रिव्यू में। तो यहाँ आदेश 9 का नियम 3 कहता है कि जहाँ दोनों ही पक्ष उपस्थित नहीं है तो वादी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहाँ कोई अपरिहार्य स्थिति ऐसी हो पक्षकारों के सामने जो नहीं आ सका है। अभी नियम 3 के अंतर्गत प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं है, नियम 3 के अंतर्गत नुकसान केवल वादी का है कि उसका दावा खारिज हो रहा है। तो क्या वादी के लिए कोई उपचार है? नियम 4 में उसका उपचार दिया गया है। अगर आदेश 9 के नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत दावा खारिज हुआ है तो वादी के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो नया दावा पेश कर सकता है सब्जेक्ट टू द लिमिटेड लॉ ऑफ लिमिटेशन। नया दावा पेश करने के लिए परिसीमा विधि के प्रावधानों का पालन होना आवश्यक है। ये नहीं है कि अगर नया दावा पेश करने पर अगर हो गया टाइम बाद, बोले साहब नियम में तो लिखा है नया दावा पेश कर सकते, नहीं, वो नया दावा पेश होगा सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। और नहीं तो दूसरा उपचार उसके लिए है रेस्टोरेशन ऑफ द सेम सूट, उसी वाद का प्रतिस्थापन, उसी बात को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जो खारिज हो गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सफिशिएंट कॉज टू बी शोन फॉर हिज एब्सेंस, अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा। तो आदेश 2 और आदेश 3 नियम 2 और नियम 3 के अंतर्गत अगर कोई दावा खारिज हो रहा है तो वादी के सामने नियम 4 में उसका उपचार दिया गया है कि उन प्रावधानों का पालन करते हुए वो रिलीफ पा सकता है, उसके अंतर्गत उसको सहायता मिल सकती है। अब नियम 5 आता है। नियम 5 में क्या है? जैसे वादी ने प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कराया, तलवाना भी दिया, प्रोसेस फीस भी जमा की, वाद पत्र की प्रतिलिपियां भी पेश कर दी, सम्मन जारी भी हुआ,
लेकिन अनिर्वाहित वापस आया किसी भी कारण से। देखिए, अनिर्वाहित वापस आने का कोई खास कारण हो भी सकता है। तो वहाँ पर ये आदेश 5 के जो प्रतिस्थापित तामील वाला जो प्रावधान है ना, इमीडिएटली एकदम लागू नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक आध बार तो ये प्रयास किया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत तामील जो है वो सर्वोत्तम तामील कहलाती है। मान लीजिए पहली बार व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी पर तामील नहीं हो पा रही है और वो सम्मन बिना तामील के अगर वापस आ गया है, तो नियम 5 ये कहता है, आई थिंक देयर इज 5 डेज या 7 डेज, जरा वो देख लेना, 7 डेज है ना, हाँ, 7 दिन में उसको दूसरा तलवाना और वो पेश करना पड़ेगा उसके दोबारा नया दूसरा सम्मन जारी करने के लिए। और अगर 7 दिन के अंदर उसने अगर नया उसका पेश नहीं किया है तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। और आदेश 5 के अंदर, नियम 5 के अंतर्गत अगर दावा खारिज हुआ है तो नियम 5 में ही सबसे लास्ट क्लॉज में देखिएगा, उसमें दिया गया है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, वो नया दावा पेश कर सकता है। और क्या है लास्ट प्रोविजन उसका, नया दावा ला सकते, लेकिन सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है ना। तो ये आदेश। अब इसके बाद में आता है नियम 6। नियम 6 में है जहां वादी उपस्थित है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय आगे बढ़ जाएगा। माने प्रतिवादी का इंतजार नहीं करेगा, प्रतिवादी की ओर से कोई सूचना भी नहीं है, न उसके वकील साहब उपस्थित है, न स्वयं उपस्थित है। तो एक्सपार्टी क्या होता है? एक पक्षी कार्रवाई माने क्या? प्रतिवादी की अनुपस्थिति में जो कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, दैट इज नोन एज द एक्सपार्टी प्रोसीजर, एक्सपार्टी प्रोसीडिंग्स, एक पक्षी कार्रवाई। अब प्रतिवादी के सामने भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी कारण से मजबूरी में ना आ सका हो, तो नियम 7 में उसकी व्यवस्था दी गई है। आगामी पेशी पर अगर अपनी अनुपस्थिति का वो पर्याप्त कारण बता देता है तो उसकी एक पक्षी कार्रवाई का आदेश समाप्त कर दिया जाएगा। आदेश 8, उस आदेश 9 का नियम 8 जो है उसमें है कि जहाँ प्रतिवादी उपस्थित है, अभी मैंने रेफर किया था आपको, तो वहाँ भी वादी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। अब आदेश 9 का नियम 3 और नियम 8, इन दोनों में वादी का दावा खारिज हो रहा है वादी की अनुपस्थिति के कारण, लेकिन दोनों ही स्थितियों में रेमेडी में फर्क है, उपचार में अंतर है। आदेश 3 के अंतर्गत अगर खारिज हुआ है, वो कब खारिज हुआ है? जब प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, तो वो नया दावा ला सकता है या उसको रेस्टोर करा सकता है। लेकिन जहां प्रतिवादी उपस्थित है और वादी अनुपस्थित नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में दावा खारिज हो गया है, तो नया दावा अलग के लिए बाहर है। उपचार उसके लिए भी है नियम 9 में, लेकिन उसको उसी दावे को रेस्टोर कराना पड़ेगा, नया दावा वो लाने के लिए सक्षम नहीं हुआ जो है। तो नए दावे का वर्जन वहाँ पर है कि वहाँ पर नया दावा वो पेश नहीं कर पाएगा। इसके बाद में नियम 10 और नियम 11 में आपको बताया गया है जहाँ एक से अधिक वादी हैं या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, क्योंकि नियम 7, नियम 8 दोनों ही क्या कहते हैं, एक उपस्थित है दूसरा नहीं है, तो क्या कार्रवाई होगी। लेकिन नियम 10 और नियम 11 ये कहते हैं कि जब वादी एक से अधिक है, वहाँ पर मान लीजिए एक वादी आया है और बाकी के नहीं है, 3 वादी हैं, मान लीजिए 2 नहीं आए हैं, लेकिन दावे में कोई रुकावट नहीं आ रही है, वो एक जो उपस्थित है उसके इंस्टांस पर दावा आगे बढ़ सकता है, तो उन 2 अनुपस्थित वादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि तीनों का ज्वाइंट दावा है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसी प्रकार से जब प्रतिवादी अगर एक से अधिक है, तो जो प्रतिवादी अनुपस्थित है उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी केवल, बाकी के लिए तो कार्रवाई चलती रहेगी, वहाँ कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। और वो एक पक्षी कार्रवाई नहीं होगी, वो एक पक्षी कार्रवाई केवल उस एक के विरुद्ध होगी जो कि अनुपस्थित रहा है, और उसके बारे में जो भी स्थिति होगी जजमेंट के टाइम पे जो भी ऑर्डर किया जाएगा, उस समय जजमेंट के टाइम पर उसको ऑर्डर को देखा जाएगा जो है। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो प्रोविजन है, दैट इज ऑर्डर 9 रूल 13।
एक पक्षी डिग्री का अपास्त कराया जाना। नियम 12 में क्या है जो देखा? होने के लिए आदेश पक्षकार के पर्याप्त हेतु प्रदर्शित किए बिना गैर हाजिर रहने का परिणाम। एक मिनट जरा, थोड़ा नियम 12 से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, माने यहाँ ये दिया गया है कि न्यायालय को ये अधिकार है कि वो पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए भी आदेश दे सकता है। जो है मेरा ख्याल है आदेश 9 के नियम 1 में ही कहीं इसका प्रावधान दिया गया है। जो हाँ, ये आदेश 3 का नियम 1 में है, सॉरी आदेश 3 का नियम 1 में नीचे प्रोविजो जोड़ा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस शैल एट द कोर्ट इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। अगर न्यायालय ने निर्देश दिया है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। आदेश 3 के नियम 1 में दिया गया है। वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहा था कहाँ जा रहा है वो। तो आदेश 12 का नियम, तो आदेश 9 का नियम 12 ये कहता है कि जहाँ न्यायालय ने पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है और वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो पूर्व में उस प्रकार से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, है ना। अब अपन 9-13 पर आते हैं। 9-13 के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज एन एक्स पार्टी डिग्री। आखिर एक पक्षी डिग्री होती क्या है। एक पक्षी कार्रवाई का आदेश नियम 6 के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, वादी आया है, एक पक्षी कार्रवाई का आदेश हो गया है और प्रकरण की कार्रवाई आगे चलती रही और प्रकरण की कार्रवाई निर्णय की अवस्था तक हो गई और निर्णय पारित हो गया, तब तक भी प्रतिवादी नहीं आया न्यायालय के सामने। तो वो जो डिग्री पारित हुई है इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, दैट डिग्री इज नोन एज द एक्स पार्टी डिग्री। उस डिग्री को हम एक पक्षी डिग्री कहते हैं। पहले तो ये समझना हमको जरूरी है कि एक पक्षी डिग्री है क्या। जहां जैसा हमने अभी देखा नियम 11 में कई प्रतिवादी हैं, केवल एक पक्षी है, बाकी के उपस्थित हैं, तो वो पूरी डिग्री एक पक्षी डिग्री नहीं होगी। केवल उस एक के रेफरेंस में एक पक्षी हो सकती है वो। और ये 9-13 के अंतर्गत जो एक पक्षी डिग्री जिस प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की गई है उसके लिए उपचार इसमें नियम 9 में, नियम 13 में बताया गया है कि उसके लिए उपचार क्या है। अब पहले जनरल हम आपको बताएं कि जहां एक्स पार्टी डिग्री पारित होती है किसी भी प्रतिवादी के विरुद्ध, उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक तो 9-13 है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही एक विकल्प और देख लीजिए, धारा 96 सेक्शन 96, सेक्शन 96 का क्लॉज 2। ये ले जाओ, किताब ले जाओ, मेरे को जरूरत नहीं है, ले लो। वो थोड़ा सा वो तो कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए थोड़ा देखना पड़ गया। जो धारा 96 की उपधारा 2, एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध भी अपील हो सकती है। माने अगर किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री हो गई है
तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपील नहीं कर सकता, अपील कर सकता है, उसका अपील का अधिकार भी है। उसको अपन वहाँ जब अपील का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। केवल इस रेफरेंस में आपको बताया कि वहाँ उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षी डिग्री को निरस्त कराने के लिए उसी न्यायालय में आवेदन करे। किस न्यायालय में? जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है। दूसरा विकल्प है कि धारा 96 के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय में जो भी उस न्यायालय की डिग्रियों की अपील सुनने के लिए सक्षम है उसमें जाके अपील भी कर सकता है। अब आदेश 9 के नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षी डिग्री को निरस्त करने का आधार क्या है, ये नियम 1 में बताया गया है। जो वो उसी के 9-13 पहला पैराग्राफ जो है, क्या चीज़ किन स्थितियों में की जा सकती है? दो स्थितियां हैं वहाँ। एक तो उस पर सम्मन की तामील प्रॉपर रूप से नहीं हुई है, सम्मन की तामील प्रॉपर रूप से नहीं हुई है। और दूसरा, अगर मान लीजिए सम्मन की तामील अगर हुई भी है तो उसके पास में इतना अवसर नहीं था कि वो आगे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। इन दो परिस्थितियों में अगर एक्स पार्टी कार्रवाई उसके विरुद्ध हुई है और न्यायालय को वो इन दो चीज़ों से संतुष्ट करा देता है तो न्यायालय उस एक पक्षी डिग्री को निरस्त कर सकता है। अब एक पक्षी डिग्री आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन कब आएगा? अगर मान लीजिए विकल्प का प्रावधान अगर प्रतिवादी ने उपयोग किया है, विकल्प का प्रावधान माने धारा 96 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत उसने अपील प्रस्तुत की है और अपील अगर पेंडिंग है तो इस प्रावधान के अंतर्गत वो आवेदन पेश करने का अधिकारी नहीं होगा। पहली कंडीशन। अपील उसने पेश तो कर दी है और निराकरण भी हो गई तो भी इस धारा के इस आदेश के नियम के अंतर्गत आवेदन पेश नहीं होगा। एक ही स्थिति है, अपील उसने पेश की लेकिन अपील का निराकरण अपील न्यायालय द्वारा करने के पहले उसने अपील को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, तो वापस लेने के बाद में वो इस नियम के अंतर्गत आ सकता है। तो जिस स्थिति को हमेशा ध्यान रखिए, मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा पैराग्राफ में दिया गया है ये कहीं नियम हाँ उसी दिया जो भी दिया है भाई उसी नियम को 13 को पूरा पढ़ो, उसी में कहीं दिया गया है कि अगर मान लीजिए अपील पेंडिंग अपील प्रस्तुत कर दी है और सिवाय इस आधार के कि वो अपील वापस ले ली गई है, अगर अन्य किसी आधार पर डिग्री है वो पेंडिंग है या निपटारा हो गया है तो 9-13 के आवेदन पहुँचने नहीं होगा, वहाँ पर उसको पेश नहीं किया सकता। तो ये एक्स पार्टी डिग्री को निरस्त कराने के जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। और नियम 14 ये कहता है कि एक्स पार्टी डिग्री अगर निरस्त कराने के लिए कोई आवेदन अगर किसी प्रतिवादी द्वारा अगर न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय का ये दायित्व है कि दूसरे पक्षकार को सूचना देगा, उसको सूचना दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जा सकता। भाई वादी के पक्ष में डिग्री हो गई है, अब उसे क्या मालूम कि डिग्री कैंसिल होने जा रही है, या उसे क्या मालूम कि प्रतिवादी इस डिग्री को कैंसिल कराने के लिए आवेदन जो दे रहा है उसमें दिए गए आधार सही हैं कि नहीं है। जब तक उसको आधार मालूम नहीं पड़ेंगे, जब तक वो कंटेस्ट नहीं करेगा तब तक। तो इसलिए वैसे भी न्याय का ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना उसके विरुद्ध कोई आदेश नहीं होना चाहिए। एक्स पार्टी डिग्री उसके विरुद्ध इसके फेवर में हो चुकी है वादी के पक्ष में, और उस डिग्री को आप निरस्त करने जा रहे हैं, माने उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा आपको पहले ही। तो नियम 14 ये कहता है तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर 9, माने जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति और उनके अनुपस्थिति के परिणाम के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, धारा 89। और इसका मैं थोड़ा सा भी नटसेल में आपको भूमिका दे रहा हूँ, इनको फिर पढ़ के आइएगा आप। जो है पढ़ने के लिए तो मैंने पिछली पेशी पर भी पिछले डेट पर भी आपको बोला था, मैंने वो पेशी कोड की भाषा याद आ गई पिछली पेशी पर जो है। तो वहाँ पर क्या है कि नियम 10 में परीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है आदेश 10 में, आदेश 10 के अंतर्गत। और आदेश 10 में
नियम 1A, B और C, ये 3 2002 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं और इनका रेफरेंस लगता है सेक्शन 89 से। इसमें मैंने आपको सेक्शन वहाँ नोट कराए होंगे पिछली तारीख पर। तो वहाँ पर स्थिति ये है कि 89 के जो प्रोविज़न जोड़े गए हैं वो प्रकरणों की बाहुल्यता, जो पेंडेंसी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए ये प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के बाहर अगर पक्ष प्रकरणों का निराकरण हो रहा है तो सबसे पहले वो प्रयास किया जाए। और इसीलिए आदेश 10 के नियम 1A में न्यायालय को ये बाध्यता दी गई है, न्यायालय को बाध्य किया गया है कि प्रकरण में आगे कार्रवाई प्रारंभ करने के पहले वो धारा 89 के प्रावधानों का पालन करेगा, ये प्रयास करेगा कि क्या प्रकरण का निराकरण न्यायालय के बाहर होना संभावित है, और अगर संभावित है तो उसको प्रयास, और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आदेश सेक्शन 89 के जो प्रावधान है वो ADR के नाम से जाने जाते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिव्यू। इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में शॉर्ट नोट भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी 2 पार्ट में आता है। तो ADR क्या है, तो इसको अपन अगले उस पर देखेंगे लेक्चर में, ADR क्या है और आदेश 10 के अंतर्गत परीक्षा क्यों की जाती है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो परीक्षा का उद्देश्य माने ये है कि आदेश 10 का नियम 1 ये कहता है कि जहाँ किसी भी पक्ष ने अपने विरोधी पक्षकार के अभिवचनों को न तो इनकार किया है और न स्वीकार किया है, तो उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नियम 1 के अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा न्यायालय कर सकता है कि भाई इन तथ्यों को तुम स्वीकार कर रहे हो या इनकार कर रहे हो। तो आदेश 10 नियम 1 और नियम 2 ये 2 खास महत्वपूर्ण इसमें हैं जिनके अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा की जाएगी, जिससे इस नियम का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि बहुत कुछ मटेरियल उस परीक्षा के अनुसार अगर सॉल्व हो जाता है तो साक्ष्य में लगने वाला समय बच जाएगा और इश्यूज भी ज़्यादा फ्रेम नहीं करना पड़ेगी। तो ये आप देखिए, अगर अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।